इधर देखो, हमने ना डिस्कस किया था कि हमारे पास ना नेचर में 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। जब भी हम फिजिक्स में अब बात करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह की, ऐसे कह लो कि डेंसिटी होगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता था कि हमारे लिए पहले मास अपॉन वॉल्यूम होता था। आज के बाद क्या हुआ करेगा, जब भी आप फिजिक्स में पढ़ा करोगे तो ऐसे नहीं है कि वो एकदम से आपको बोल देंगे कि इन अ रूम या इन 3D ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो ऐसे बोला करेंगे, कभी वायर बोल दी उन्होंने, ठीक है, कभी शीट बोल दी उन्होंने, और कभी सॉलिड स्फीयर या फिर कोई 3D में चीज बोल दी। मतलब ये 1D, ये चीज 2D और ये 3D। तो इसके अकॉर्डिंग ना अब हमारी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये एक तरह की चार्ज डेंसिटी है। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया चार्ज, है ना। और डेंसिटी का मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम होता था, तो हम उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। आपको सिखाया नहीं जाता, बट इट इज बेसिकली मास डेंसिटी। तो यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सबके ऊपर वहां पे क्या था, मास है, तो सबसे ऊपर क्या आता था, न्यूमिनेटर में मास आता था। तो इतना क्लियर हो गया कि इधर सब में ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जब लीनियर है, लीनियर का मतलब जैसे रॉड हो गई, वायर हो गई, मतलब सिंपल 1D में चीजें एग्जिस्ट कर रही है। तो 1D में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास मतलब एक ही डायमेंशन है, तो मीटर। तो उसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे, चार्ज अपॉन मीटर, मतलब कूलम अपॉन मीटर इसके यूनिट्स है। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। उसके बाद सरफेस है, तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, सरफेस एरिया। एरिया मतलब 2 डायमेंशन आ गई, मतलब 2D आ गया हमारे पास। तो हम वहां पे इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पे एस का मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एस का मतलब होगा सरफेस एरिया, ठीक है। और थर्ड आ गया हमारे पास वॉल्यूम, तो वो तो पुरानी आ गई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास क्या हो गया, चार्ज क्यू ओवर वी, ठीक है। तो इसके यूनिट्स क्या बन गए, कूलम ओवर मीटर क्यूब। इसके यूनिट्स क्या बन गए, कूलम ओवर मीटर स्क्वायर। तो लीनियर के लिए लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस के लिए सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। डेंसिटी। रो से, ठीक है। रो, डेंसिटी नहीं बोलना, रो बोलना है, ठीक है। तो ये 3 हमारी डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशंस थी जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब कल को ये डेंसिटी कहाँ पे यूज होती है, आप लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए कि पेपर में हमें, एग्जाम में या क्वेश्चन में हमें क्यू नहीं गिवन होगा, मतलब उन्होंने क्यू नहीं दे रखा होगा। तो अगर क्यू नहीं दिया हुआ पर डेंसिटी दे रखी है, तो एल को उधर ले जाओ, तो लैम्डा इंटू एल विल गिव यू क्यू। तो इसका मतलब कि आज के बाद आपके पास चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो मतलब हम डेंसिटी को यूज करके वहां पे क्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये उनका पर्पस रहेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करनी है कि आपके पास चार्ज नहीं गिवन होगा, वो सिर्फ आपको डेंसिटी देंगे। तो आप धीरे धीरे अभी देखना, जैसे जैसे डेरिवेशंस वगैरह आएंगी हम उसमें यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने यही 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो एक बार महक, अगर आप एब्सेंट थे या कोई और भी जो एब्सेंट थे या कोई न्यू बच्चे हैं, तो आप एक चीज करना कि आप जाकर वहां पे यूट्यूब पे A1 इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उसको जाके एक बार सब्सक्राइब कर लो, और वहां पे जाके जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उसको देख लो। तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि मैंने क्या बोला है। फिर यू कैन कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस कि मैम आपने उस लेक्चर में ये वाला बात बोली थी वहां पे, तो एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर गलती से भी आप लोग क्लास मिस कर देते हो तो आप प्लीज लेक्चर को जरूर देखा करो कि उस दिन का क्या था। और एक नोट्स तो आपके पास आ जाते हैं, पर आप जरूर लेक्चर को एक बार चेक किया करो, ठीक है। तो चलो, अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। आज हम चलते हैं, मतलब हमने उस दिन इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस किया था, राइट, है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या था, 1/4πε0 ई से डिनोट करते थे, राइट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। और हम बोलते थे 1/4πε0, एक चार्ज आएगा या 2 चार्ज आएंगे, मैम एक ही आएगा, सोर्स चार्ज। कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये था हमारे पास, ठीक है। जो चार्ज यहाँ पे Q यूज करेंगे, दिस विल बी हमारे पास सोर्स चार्ज, मतलब जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है उन चीजों को, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे सोर्स चार्ज, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कुछ इस तरह से है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बिना जितना भी आगे का इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर आगे के जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं,
इन लाइंस के बिना या इन कुछ फ्यू पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, इनको नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ से अब मैंने ये भी सोचा है कि मैं आप लोगों को वो मिस करवा रही थी क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं इतना लेंदी कि आपको वो लिखवाना है, पर बाकी सब में अब मैं कंसीडर वगैरह भी आपको यहाँ पे डिस्कस किया करूंगी, ठीक है, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डेरिवेशन को कैसे हम लिखते हैं एग्जाम में। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अभी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट मैं आप 2-3 पॉइंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ ऐसे जो कि हम लोग मैग्नेटिज्म या आने वाले यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो इतना याद रखना कि अभी तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स करवा रही हूँ, तो इन द एंड ऑफ जून में जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट्स रिलेट करने आने चाहिए, तो इसलिए अपने दिमाग में जो भी आज पढ़ोगे फिक्स रखना, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास टर्म आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि ये कुछ रिलेटेड टर्म है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। लाइन से मुझे ये क्लियर हो गया कि ये पक्का से कोई लाइंस ही होंगी, मतलब है ना, कैसी भी लाइंस हो सकती है ना, सीधी टेढ़ी, इधर को उधर को, कैसे भी हो सकती है, मतलब ये एक लाइंस की डिस्कशन कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इतना याद रखना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं एक बार यहाँ पे रफ पेज पे पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी सी बात। यहाँ पे ना हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने यहाँ पे आपको कैसे बनाया कि ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे ये इसका फील्ड है ना, ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पे मैंने पूछा था आप लोगों से कि ये ऐसा सर्कुलर क्यों बनाया, तो आप में से किसी ने आंसर दिया था मुझे कि क्योंकि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि हर जगह इक्वल रहेगा, तो आपने सर्कल बनाया। तो सर्कल बनाने का मतलब कि सबका रेडियस से, तो अगर मैं यहाँ से रेडियस बना के देखूं तो ये बेसिकली इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, है ना। तो मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की और यहाँ पे वो लाइंस मुझे दिख रही हैं कि ये क्या है, एक तरह का रेडियस है। तो दीज आर दी लाइंस, ये पहले लाइंस ने छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करना शुरू किया था, छोटा छोटा इफेक्ट देना शुरू किया था। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो खुद में एक ऐसी लाइंस है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। अभी मैं क्या बोलूंगी कि नेचर में चार्ज है ना। अच्छा, अगर कोई भी चीज है तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ, अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी पास्ट फ्यू डेज में, अगर आप एक दूसरे को टच भी कर रहे हो या मतलब कि कोई भी चीज को टच कर रहे हो तो आप लोगों को एक करंट जैसा इफेक्ट दिख रहा था, हो रहा था ना ऐसे पिछले कुछ दिनों में। यस मैम, मेरे साथ बहुत हो रहा था। है ना, ऐसा बहुत हो रहा था। तो किसी ने कोई रीजन ही नहीं देखा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास नेचर में क्या हो गया कि एकदम से वेदर चेंज हुआ, ठीक है, ह्यूमिडिटी का लेवल बिल्कुल लो हो गया, तो इसका मतलब कि नेचर में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो गए, सब कुछ ड्राई हो गया, सब कुछ ड्राई हो गया और हम लोग क्या हो गए यहाँ पे, हाँ जी, सब कुछ ड्राई हो गया और हम लोग क्या हो गए यहाँ पे, मतलब चार्ज बॉडीज है ना, हम लोग सब चार्ज बॉडीज है, ह्यूमन बीइंग इज अ चार्ज बॉडी, है ना। तो इसका मतलब इसके कारण जितने भी आसपास हमारे पास बॉडीज थी जो भी चार्ज थी, तो उनके साथ हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन होने के कारण हमें शॉक लग रहा था। तो यही वो रीजन है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, बट यू फेल्ट दैट, है ना। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने यहाँ पे बनाया ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मुझे पक्का से पता है कि ये असली क्वांटिटी है, ये रियल क्वांटिटी है और ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, मतलब ये है। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी है। तो इसका मतलब कि मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखने वाली हूँ, आप लोग भी साथ के साथ नोट डाउन करो, लिखो दीज आर दी इमेजिनरी, इमेजिनरी लिख लो या फिर हाइपोथेटिकल बोल लो, ठीक है, कि हम लोगों ने बना रखी है। अब क्या होगा, देखो ऐसे होगा कि A1 से, A1 इंस्टीट्यूट है ये और ये आपका घर है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ये A1 इंस्टीट्यूट है और ये आपका घर है जहाँ पे आपने जाना। तो मैं इमेजिन यही करके जाऊंगी कि आप लोग इस रास्ते से गए होंगे, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे गए हो या क्या है, आप एक फिजिकल क्वांटिटी हो, राइट। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और मुझे इतना पता है कि इस इंस्टीट्यूट से आप पक्का से घर पे पहुंच चुके हो, तो दैट इज व्हाट रियल थिंग इज कि हाँ, अगर आपको 7 बजे मतलब ऑफ हो रहा है तो आप 7:05 पे अपने घर पे पहुंच चुके हो। तो इसका मतलब कि ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो असली में एग्जिस्ट कर रही है, वो किस रास्ते से जा रही है वो हम इमेजिनरी रखेंगे,
उसकी नेचर देख के। अब उसकी नेचर कैसे देखेंगे, अगर तो कोई बच्चा मतलब ठीक है, कोई मतलब ऐसी है कि उसको कोई काम नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो तो सीधा सीधा बेचारा घर चला जाएगा। हाँ, एक होंगे मेरे जैसे जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते हुए जाएंगे, तो उनकी नेचर अलग होगी। तो अब उसकी भी नेचर मुझे पता लग गई है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसी बनाऊंगी, और जो दूसरा बच्चा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नॉर्मली स्ट्रेट बनाऊंगी। गॉट माई पॉइंट कि व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। एक आइडिया सा हुआ, एक आइडिया सा हुआ कि ये Yes, ma'am. एक इमेजिनरी चीज है, मतलब खुद से ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, बट यस ये खुद इमेजिनरी है। दीज आर द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइंस, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स रियल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रियल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, रियल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई जिसको ये रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। field. गॉट इट। यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको ये रिप्रेजेंट करती होगी। गॉट इट। उसके बाद चलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आप लोग ये मत बोलना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो मेरे पास, ये एकदम से ऐसी होंगी कि हाँ ठीक है यहाँ पे बनी फिर ब्रेक ले लिया, फिर यहाँ पे बनी फिर ब्रेक ले लिया, फिर यहाँ पे बनी ये ब्रेक ले लिया। ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस है, दीज आर दी कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये टूटेंगी नहीं बीच में, ये दे विल नॉट ब्रेक, राइट। तो अब हम सेकंड पॉइंट में या सेकंड लाइन में ये क्या बोलेंगे कि या फिर मैं दे आर लिख लूं, या फिर मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखना, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। अब आज से आप लोगों को एक रीजन पता लग जाएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है या फोर्स की डायरेक्शन थी, कैसे हम लोग डिस्कस करते थे, आज के बाद आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी, पेपर में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हाँ आपको कैसी डायरेक्शन लेनी है और कैसी नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलते हैं हम, दे गिव्स दी, या ऐसे लिखते हैं, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना, ये मैंने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, क्या बनाई मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ से एक टेंजेंट मार्क करूंगी। टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट जो कट करे हमारे पास लाइन पे, है ना। तो ये मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ई वेक्टर बनाया है मैंने ये यहाँ पे, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ई वेक्टर ड्रॉ किया है मैंने ये, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस पिंक लाइन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मेरे पास ये। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने। इसका Yes, मतलब जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो तो हमारे पास बहुत अच्छा हो गया। कोई गेस कर सकता है, हाँ मैम जी कर लिया इलेक्ट्रिक सब। फील्ड लाइन क्रॉस। यस, वेरी गुड। ऐसा क्यों है, मैम दो डायरेक्शन देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। यस ये देखो, अब यहाँ तक आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आया फोर्थ, उसमें क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई, बिकॉज एट वन पॉइंट, या फिर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, right, which is not possible,
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं होगी। अभी आप लोग देखना, साथ में इसके डायग्राम जरूर बनाना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई मैंने, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गई वो ये गई, और जो सेकंड थी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गई। तो इसका मतलब कि दो डायरेक्शंस एट वन पॉइंट, E1 वेक्टर लिख देते हैं, यहाँ पे E2 वेक्टर लिख देते हैं। ये फर्स्ट वाली का है, ये सेकंड वाली का है ना हमारे पास। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत चीज है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हमारे वेक्टर्स को गलत करता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही हमारे पास ये पॉइंट गलत होगी। ठीक है, यस अब आगे चलते हैं। अच्छा, टेंजेंट वाला भी हो गया। अब देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कैसे होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अगर आप देखो तो बाहर निकलेगी। ठीक है, स्टार्ट लिख लेते हैं, या फिर आउटवर्ड्स में डायरेक्शन साथ में दे देती हूँ। एंड टर्मिनेट्स, मतलब खत्म होती है एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड्स आएगी। अब देखना कैसे। अब मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज बनाऊंगी, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा तो पहले तो मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा बिहेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद में दूसरे वाले का भी दिखा देती हूँ आपको। तो आउटवर्ड का मतलब देखो बाहर की तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ जा रही है, इससे ये शुरू होती है हमेशा। ठीक है, इससे ये इस तरह से स्टार्ट होती है। और अगर आप देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ देखो, इनवर्ड्स की तरफ आ रही है। एरो हेड को प्लीज ध्यान दो, एरो हेड को प्लीज ध्यान दो, क्योंकि अभी आगे चल के जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस बना लिया यहाँ तक सबने? यस मैम। ठीक है, चले आगे। कोई बात नहीं, आप उसकी टेंशन मतलब, ग्रुप पे पहुंच जाएंगे आपको नोट्स, अभी आप सिर्फ पॉइंट समझ लो। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, सिक्स पॉइंट में वो बोल रहा है, अच्छा पहले इसकी एक और डायग्राम भी दिखा देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों इस तरह से बैठे हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से जाएगी, ये देखो, इससे तो बाहर की तरफ, इससे तो बाहर की तरफ, इससे तो बाहर की तरफ, तो यहाँ से जब जाएगी तो ये इस तरफ को एरो होगा। देखो, इससे बाहर की तरफ है, उससे इनसाइड की तरफ है, इससे आउटवर्ड, उसके लिए इनवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, इसके लिए इनवर्ड, और इसके लिए इनवर्ड। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, यस ओके। अच्छा, ऑलवेज, अच्छा और देखो हमारे पास अब जो नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, ऑलवेज परपेंडिकुलर। पर ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैंने छोटा सा देखो पॉजिटिव चार्ज बनाया, अगर तो पॉजिटिव चार्ज के मैंने परपेंडिकुलर बनाई है, ये देखो। अगर ये छोटा सा टुकड़ा लूं तो इसके परपेंडिकुलर, ये वाला टुकड़ा लूं तो इसके भी परपेंडिकुलर, ये वाला लूं तो इसके भी परपेंडिकुलर। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉट ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव का भी बना लो चाहे आप। ठीक है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। डायरेक्शन ये चार्ज के अकॉर्डिंग दे रही है, और ये होगी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा एक और चीज है हमारे पास, इतना याद रखना कि सरफेस के तो ये परपेंडिकुलर होगी, बट चलो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, अभी लिख लेते हैं, पर डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कभी भी कंडक्टर के अंदर
अगर आप देखोगे ना कोई कंडक्टर होगा हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा आपको, इज जीरो। दैट मीन्स there will be no electric field lines inside the conductor। ठीक है, अब उसका रीजन आगे चल के देते हैं, आगे आपके पास कैपेसिटर्स आएगा जब चैप्टर, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा। सपोज करते हैं मैंने ऐसी कंडक्टर बनाया आपके पास, देखो सारा चार्ज कंडक्टर के बाहर है, आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो भी सारी आउटवर्ड्स आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट क्लियर? और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो देखो कोई भी लाइन अंदर से क्रॉस नहीं करी, आपने एक चीज नोटिस की, कोई भी लाइन अंदर से इनसाइड से क्रॉस नहीं की। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो होगा, अगर मैं आपको बोलूं फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, for the system of two opposite charges। ठीक है, जब दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, कौन कौन से, एक मैं ऐसे कर लेती हूँ प्लस क्यू और एक मैं बात कर लेती हूँ माइनस क्यू, तो शोज क्या शो करेंगे, म्यूचुअल रिपल्शन या अट्रैक्शन? हाँ जी, दो, यस, म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आया, तो हम देखो सेम वही वाली डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है आपके पास, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। ये इधर को आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएंगे। ठीक है, और इधर से ये बाहर जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। देखो आप लोग ध्यान रखना, कई बार बनाते बनाते क्या पता मेरे से मिस्टेक हो जाए, तो आप हमेशा देखना कि मैंने एरोज पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकाले और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड की तरफ किए। ठीक है, अच्छा अब सिमिलर पॉइंट, इसी का ही पार्ट लिख लेते हैं, नया पॉइंट क्यों बनाना। फॉर द सिस्टम ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, इट विल शो म्यूचुअल रिपल्शन। ठीक है, क्या शो करेगा ये, म्यूचुअल रिपल्शन। अब देखते हैं कैसे। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो ये क्या जा रहा था, इधर से देखो आउटवर्ड जा रहा था, इधर से अपना आउटवर्ड जा रहा था, इधर से आउटवर्ड है, इधर से आउटवर्ड है। यहाँ से जब ये निकलना शुरू हुआ तो ये कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ से जब ये कुछ निकलना शुरू हुआ तो ये इस तरह से हो गया, 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 राइट? तो इन्होंने रिपल्शन दिखा दी। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव का बनाऊं तो वो देखो कैसे बनेगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ से ये इनवर्ड आ रहा है, 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 यहाँ से ये इनवर्ड आना शुरू हो गया, यहाँ से ये इनवर्ड आना शुरू हो गया। तो एरोज, सिर्फ सारा काम किनका है, एरोज का है। आप ये देखो कि किस तरफ को एरोज मार्क हो रहे हैं, गॉट इट? तो इन्होंने कहा, यहाँ पे इन्होंने अट्रैक्शन दिखाई है, और इन दोनों केसेस में इन्होंने क्या दिखाया है, रिपल्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? मैम जो 7 डायग्राम है उसमें एरो नहीं लगाना राइट साइड पे, 7th डायग्राम में मैम, यहाँ पे ऊपर मैम, प्लस प्लस पे, यहाँ पे, मैम यहाँ पे एरो नहीं लगाना, यहाँ पे यस मैम, लगा दो। वो तो मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे कहीं पे भी लगा दो, कहने का मतलब ये है, प्लस प्लस का मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब ये था कि मैंने जैसे मार्क किया है तो रैंडमली कहीं एक बीच में रह गया होगा, गैप ज्यादा हो गया। ठीक है, आपने मतलब देख के बनाना है, थोड़ी सिमेट्री सी मेंटेन करनी है, गॉट इट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। कर लिया आपने वैसे ये सारा कुछ सर की क्लास में किया है पहले? मैम 10th में सारा किया हुआ है।
10th में आप लोगों ने कर रखा है ये मैग्नेटिज्म भी। देखो दिस 11 12th इज ऑल 10th, मतलब बेसिकली बस एक लेवल अप करके अब आपको सारी चीजें डिटेल्स में आएंगी। अभी तक सर तो नहीं पहुंचे होंगे उस क्लास मतलब यहाँ तक लगा रहा है कोई क्लास? नो मैम। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखते हैं, देखो ये जो 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है, अनुभव ने तो देखो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, है ना? है ना अनुभव? चंदनप्रीत ने भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेने। तो एक काम करना आप लोग, ये पॉइंट्स ऐसे रखना कि आपको थ्योरी करने से पहले ये पॉइंट्स आने चाहिए, सो दैट कि जैसे जैसे आप टॉपिक्स करते जाओ आप लोगों को पता चलता जाए कि हाँ यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है ये कि हाँ वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे क्यों आया, बिकॉज ये उसकी प्रॉपर्टी थी तब ये ऐसा आया। गॉट इट? चले अब आगे। अच्छा यस। तो अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलते हैं, दो तरह के फील्ड होते हैं अब हमारे पास, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, हमारे पास एक होता है इसका नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ आप लोगों के लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैम सेम। हाँ मतलब हर जगह एक जैसा, मतलब अगर जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब कि सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे, सब एक जैसे दिखने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब मैं चाहती थी कि मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, हर कोई ऐसा ऐसी चीजें चाहता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज करो कि जो बीच में गड़बड़ गुड़बड़ ना हो कोई भी। तो इसका मतलब कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिप्रेजेंटेशन दिखानी है बस आपको, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको? पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। तो आज के बाद जब मैं ऐसे पैरेलल 4-5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो या फील्ड लाइंस बोल दो एक ही बात है, ठीक है। तो जब मैं ऐसे 4-5 लाइंस बना दूंगी तो आप लोग ये मत मुझे बोल देना कि अरे ये क्या बना दिया, तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि व्हाट इट इज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बना रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तब, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तब कैसे करूंगी? तब मैं ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर देखो एरोज सारे एक ही साइड पे, ऑल दी एरोज आर इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे देखो मैंने एरोज चेंज कर दिए, गैप बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत कम कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टेढ़ा बना दिया। तो दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अनपैरेलल होगी या फिर जो जिनकी सिमेट्री मेंटेन नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्यू डिस्टेंट होगी, मतलब सामान्य डिस्टेंस रहेगा उन सब के बीच में, ठीक है, इक्यू डिस्टेंट। इज इट क्लियर? और इधर ये जो रहेंगी ये क्या रहेंगी? नॉन लीनियर, एक ही लाइन में नहीं होंगी, एक ही अलाइनमेंट में नहीं होगी, है ना। एंड वेरिंग डिस्टेंस होगा, एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन पैरेलल लाइन से। क्या नॉन यूनिफॉर्म की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है हमारे पास, ठीक है, इसी की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है, मैम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग लिखते रहो, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक हो गए। देखो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने फिर उसके बाद कूलम्स लॉ किया था, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस किया, देन वी हैड charge distributions, then we had electric field intensity, then we had electric field lines। फिर आज हम क्या करने वाले हैं अब नेक्स्ट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ से आनी शुरू होगी आपकी डेरिवेशंस एंड लेंथी फॉर्मूलाज, ठीक है।
तो अब समझते रहना क्या हो रहा है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, छोटा पी, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके सर के ऊपर मैं वेक्टर लगा दूं, स्मॉल पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, और इसके सर के ऊपर वेक्टर लगा दिया है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा तो चलो अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें एक चार्ज यूज होगा या दो चार्ज यूज होंगे? अलीना, वेरी गुड। अलीना सुनते हैं क्या बोलते हैं, अलीना जी आप बताइए। कुणाल ठाकुर, अलीना क्या बात होगी? देखो ना खुद ही वो बोल रहा है कि मैं क्या हूं, डायपोल हूं। डायपोल का मतलब कि दो पोल्स हूं मैं, है ना। तो डायपोल मींस कि आई एम टू पोल्स, उसने खुद ही बोल दिया कि मैं क्या हूं, दो पोल्स हूं। अच्छा तो आप लोगों ने एक रूल बना के रखना है, जिस तरह से मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बनाऊंगी या मैं लिखूंगी ना, या जिस रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, आप लोगों ने भी उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। हल्का सा भी आप लोगों ने इधर उधर किया तो हमारी जो आगे की डेरिवेशन है वो सारी खराब हो जाएंगी। अब मैं आपको जितनी भी आगे डेरिवेशन करवाऊंगी ना इलेक्ट्रिक डायपोल की, मतलब दो ही आती है, तो वो एक सिमेट्री में आएगी। तो उस सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करना पड़ेगा। जैसा एक है वैसे ही आपके पास सिंपली सेकंड वाली सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप लोगों ने अपना थोड़ा बहुत बीच में ऐड ऑन किया तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे रखना जैसे मैंने बोली है। गॉट इट? तो अब देखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे, आज से मैं हमेशा क्या बनाती थी, पहले पॉजिटिव चार्ज बनाती थी, पर डायपोल जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आई विल मार्क हमेशा पहले नेगेटिव चार्ज, ठीक है, देन आई विल मार्क पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी रहेगी, ठीक है। ये एक नेगेटिव था और एक ये पॉजिटिव था। और थोड़ा सा अच्छा सा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको ऐसे पॉइंट साइज में दिखा देती हूँ, और मैं यहाँ पे बोलती हूँ माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ पे बोल देती हूँ प्लस क्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस या दूरी या कुछ भी रखेंगे दैट विल बी 2l। अब इसका एक रीजन होगा कि वाई आई एम राइटिंग 2l, मैं सीधा l लेंथ भी लिख सकती थी, मैंने 2l क्यों लिखा, उसका एक रीजन है, उसका एक लॉजिक है जो कि आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, इन दोनों का सेंटर कोई O रहेगा हमेशा से, ठीक है। ये डायपोल है, ठीक है, इसको हम डायपोल बोलेंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास डायपोल को क्या डेफिनेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल is the product of either charge, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, ठीक है, एंड the distance between them। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस होंगे ना, जहाँ पे जो मैं चार्जेस रखूंगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा भी 5 कूलम होगा, पर एक -5 कूलम होगा और एक +5 कूलम होगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल P विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से एक चार्ज लिख दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे कुछ वो नहीं लगाया है, मैग्नीट्यूड लिखना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 2l। अच्छा तो अगर मैं यहाँ से यूनिट्स देखूं तो यूनिट्स क्या बनेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के, एनीवन? यस वेरी गुड, कूलम मीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिखूं तो cm, सेंटीमीटर बन जाएगा, वरना तो इसलिए मैंने बीच में हाइफन यूज किया। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, अब याद रखना, अगर आप लोगों को एग्जाम में आता है, ये देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये डायरेक्शन दी, पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो बोलता मैं अपनी डायरेक्शन लेके आया हूँ, मैं क्यों इसके पीछे जाऊं, तो वो बोलता है कि जो मेरी डायरेक्शन रहेगी इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे P की डायरेक्शन मार्क कर रही हूँ, तो देखना नेगेटिव टू पॉजिटिव है P वेक्टर, देखो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर गई। इज इट क्लियर? Yes, देख लो, ma'am. एक मिनट दे दो इस टर्म को कि होगा क्या। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल आज के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो उठाना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको क्या देगी, हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितना इजी प्रोसेस है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इजी लग रही है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि 12th क्लास है, हम इतना इजी करेंगे नहीं, अब ऐसे करते हैं, एक लेवल अप करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको इलेक्ट्रिक डाइपोल? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। पक्का से हो गया? Yes, ma'am. बॉयज आप भी दे दो भाई आंसर। Yes, ma'am. ये कौन बेचारा एक सो के उठाए है ना, क्या हुआ, पसंद नहीं आ रही तुझे मेरी क्लास, बोर कर रही हूँ मैं? देख, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कोरोना ओवर हो जाए, है ना, फिर हम तेरा एंटरटेनमेंट करेंगे क्लास में। फिर सारे न्यूमेरिकल्स है ना आप लोग दोगे आके, फिर मैं देखती हूँ बॉयज कितना बोलते हैं क्लास में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो तरह की बातें आती हैं, आज के बाद आप लोगों को दो तरह की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एक तो एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल ड्यू टू एक्सियल, है ना, आपके पास क्या होगा, ठीक है, एक्सिस की बात हो रही है ना, मतलब एक्सिस बोलते हैं, अगर हम ऐसे बोले तो अगर एल लग जाता है तो हम एक्सियल बना देते हैं उसको। तो कहेंगे कि एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक डाइपोल पड़ी है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक डाइपोल पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके एक्सिस पे यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे बताओ कि इन दोनों की वजह से कितना असर हो रहा है या कितना फर्क पड़ रहा है, इन दोनों की वजह से, इस डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पे क्या इफेक्ट है वो बताओ। तो दैट मीन्स कि उसके एक्सिस पे पूछ रहे हैं, राइट, दैट मीन्स दे आर आस्किंग एट देयर एक्सिस। अब ये हुआ उसके एक्स एक्सिस पे, अब कल को बच्चे बोल देंगे वाई एक्सिस का मतलब इसके ऊपर, नो, तो फिर मैं डाइपोल की पोजीशन चेंज करूंगी। देखो मैं डाइपोल ऐसे बनाऊंगी, माइनस प्लस, फिर मैं ऐसे लेके जाऊंगी। मतलब कहने का मतलब है कि जिस साइड, ये वाई एक्सिस वाले हो गया पी पॉइंट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लेंथ पे लेटी होगी ना, मतलब डाइपोल लेटी होगी, उसी लाइन के अलोंग आप लोगों ने क्या निकालना है, इफेक्ट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल। गॉट इट? एक्सियल पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको Yes, कि ma'am. एक्सिस के अलोंग ही आप लोगों को जाना है सिर्फ। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास इक्वेटोरियल। इस पॉइंट को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कल को बड़े चालाक थे वो, पेपर में उन्होंने 2-3 बार ऐसे कर दिया कि उन्होंने इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं बोला, उन्होंने बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बच्चे क्या कर रहे थे कि दो चीजें तो पड़ी है, देखो कॉमन सेंस लगा लो, एक तो या एक्सियल कर लो या इक्वेटोरियल कर लो, कॉमन सेंस लगाओ कि एक्सियल तो किसी एंगल से लग नहीं रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब बच गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमारा है ना इक्वेटोरियल वाला है। पर फिर भी आप लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो बोलते हैं पेपर बाहर से आ गए, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे वो इक्वेटोरियल पॉइंट बोल रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है कि अगर ये डाइपोल रखी हुई है, ये माइनस ये प्लस, तो इसके बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब पी पॉइंट आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से निकालना। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता चले, मतलब अगर एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि अगर ये वाली लाइन के अलोंग ही, अब इसी के इस वाली लाइन के या इस स्केच पेन के अलोंग ही सारा कुछ होना चाहिए, मतलब इसके इस तरह नहीं जाना चाहिए या इस तरह नहीं जाना चाहिए, इसी के अलोंग रहे, ये ऐसे रख लो, अगर ऐसे रखना है तब भी इसके इस लेंथ के वर्टिकल, अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको चीजें रिप्रेजेंट करनी है, तो दैट मींस इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, अगर इसके अलोंग करोगे तो दैट मींस एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम फर्स्ट डेरिवेशन पे, जो कि हमारे पास
फेमस है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं एक्सियल पॉइंट वाली। आई गेस आज के दिन में मेरे को लगता है एक्सियल ही होगी, तो इसको ध्यान से फोकस करके देखना, ठीक है। अब सबसे पहली डेरिवेशन जो हमारे पास आती है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on the axial point। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो देखते हैं। अब इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हुई है, तो चलो फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। डाइपोल बना दी मैंने क्या बोला था कि इसी तरह से रिप्रेजेंट करना जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। इन दोनों के बीच की जो सामान्य दूरी है, डिस्टेंस है, दैट विल बी 2L, राइट। और सेंटर में है O, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ऑन दी एक्सियल पॉइंट है, तो मतलब वो इसके एक्सिस पे होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट है वो इसके एक्सिस पे होगा, तो दूर ले जाती हूँ उस पॉइंट को और यहाँ पे रखती हूँ P पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर आगे प्रोड्यूस करती हूँ तो ये एक्स एक्सिस बन जाता है। अब मुझे देखना है कि इनकी वजह से कैसे आया। तो इसका मतलब कि अब मैं आपको यहाँ पे कंसीडर वाली लाइंस आज लिख के बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि कैसे लिखनी है। तो मैं क्या बोलूंगी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, हैविंग डिस्टेंस 2L, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड, देखो सेकंड लाइन में मैंने सेम वही बोल दिया, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इट ऑन दी एक्सियल पॉइंट दैट इज P पॉइंट, ठीक है। मतलब मैं P पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, विच इज, बता भी दो, विच इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले जो चीज इफेक्ट करूंगी वो देखूंगी कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब सबसे पहले मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी। अच्छा, तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा, ये देखो इतना सा पैराग्राफ आपने लिखना है कि आपने क्या क्या किया अभी तक डायग्राम में, वो आपने बताना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोग कैसे बताओगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा। कहाँ पे जाना चाहिए इसका एरो, इनसाइड, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ड्यू टू प्लस क्यू। मैम आउटवर्ड। एनीवन, अगर किसी को नहीं भी याद तो मैं देखो बता रही हूँ, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि आउटवर्ड्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से धक्का दे रहा है वो बाहर। तो इसका मतलब मैंने पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से बात की है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रहा है। तो प्लस क्यू चार्ज है ना, देखो प्लस क्यू चार्ज का मतलब ये देखो ये बाहर की तरफ, तो आई विल राइट E1 वेक्टर, है ना, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ चला गया, ये देखो क्यू चार्ज से, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और देखना है P पे, तो बाहर की तरफ है ना P से, उस तरफ को धक्का दे दिया। चलो अब ऐसे करते हैं, अब हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं पहले। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ओहो, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नहीं बोला, इट इज ऑन E एक्सिस एट डिस्टेंस R भी लिख देती हूँ, स्मॉल r, ठीक है, फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखते हैं R डिस्टेंस की मैंने डिस्कशन कर दी, तो मैं R डिस्टेंस दे भी तो देती हूँ, सेंटर O से P पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पे है। तो आप एक बात नोटिस करो कि मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से देख रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, BP का स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड, BP का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो देखो, ये यहाँ तक तो R है, और इधर भी L है, इधर भी L है, तो इसका मतलब ये R, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस R में से क्या ये मैं L निकाल दूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा, BP कितना आ जाएगा, एनीवन। ये देखो ना,
ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है, ओ से बी तक का डिस्टेंस एल है। ये देखो क्योंकि 2l है ना, अब पता चला वाई आई हैव टेकन 2l डिस्टेंस, क्योंकि मुझे आधा आधा करना इजी था। वरना आप लोग क्या करते, टोटल l डिस्टेंस तो ले लेते और फिर क्या करते उसको l/2 करते, फिर वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? क्लियर है आप सबको? तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया, r माइनस एल का स्क्वायर। अब मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं वेक्टर दे देती हूँ और इसकी डायरेक्शन देखो अलोंग, यहाँ पे आपको वो नहीं बताना होता वेक्टर की फॉर्म में, आप यहाँ पे ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हो अलोंग बीपी की तरफ गया, ठीक है? बी से पी की तरफ गया, तो कहने का मतलब है कि आपकी इस तरह से डायरेक्शन आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. अब रेदर देन ज्यादा बड़ी थ्योरी लिखने की बजाय अब मैं फटाफट से ऐसे लिख देती हूँ, ड्यू टू, सो दैट कि यहीं पे कवर हो जाए, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है? अब मैं थोड़ा टाइट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसी पेज पे आ जाए, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 मैं सीधा डायरेक्ट वेक्टर में ही लिखूंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा पहले तो ये बताओ माइनस क्यू चार्ज की वजह से कौन सी तरफ को आएगा? इनवर्ड। इनवर्ट। तो इसका मतलब Inward. वेरी गुड, इसका मतलब ये इस तरफ को आएगा, राइट? और अब मुझे डिस्टेंस देखना है ए से बी तक। अब आर तो यहाँ तक था और इसमें छोटा सा एल भी ऐड हो गया, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलोंग, अच्छा डायरेक्शन अलोंग पी ए। देखो डायरेक्शन देखो ध्यान से, इसके शुरू हुआ ना तो पहले मैं इसका नाम लिखूंगी पी से ए की तरफ, मतलब इनवर्ड आ रहा है ना तो मुझे इनवर्ड दिखाना। इज इट क्लियर? यस। अच्छा तो अब क्या हुआ कि अब मुझे अब दो वेक्टर्स आ गए, अब मुझे क्या निकालना है, वेक्टर सम, है ना? तो वेक्टर सम तो होगा ही क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चाहे वो फोर्स है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करता है, फोर्स। बिल्कुल फोर्स की तरह बिहेव करता है, बस उसमें दो चार्जेस होते हैं, इसमें एक चार्ज होता है। तो अब देखो ये दो है हमारे पास, तो क्या मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट का। तो लगाऊं? चलो फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट का, देखते हैं, इसको सामने ही रखते हैं ऐसे और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ कि रिजल्टेंट क्या बोलता था, ई एक्सियल निकालना है अंडर द रूट ए स्क्वायर था ना, तो इसका मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस। अच्छा अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। ओ प्लीज, 0 तब होता अगर ये ऐसे होते, 0 डिग्री तब होता अगर ये ऐसे होते, अगर ये ऐसे हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। गॉट इट? एंड cos 180 is -1, cos 0 is 1, cos 90 is 0. If anyone is not aware, please write it down. जिसको नहीं पता वो प्लीज एक बार देख लो, ठीक है? चले तो इसका मतलब फटाफट से रैप करते हैं इसको, वो है cos 180 डिग्री, ठीक है? अच्छा मैं लिखने को ना, एक बात ध्यान से सुनना, मैं लिखने को ना ये चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती थी सिंपल, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो उन लोगों ने हर जगह सीधा ही E1 में से E2 को माइनस कर दिया। अब आप लोग यही बस कंफ्यूजन में रह जाते हो, बड़े में से छोटा कर दिया होगा, छोटे में से बड़ा कर दिया होगा, बट नो, ये दिस इज द रीजन की वेक्टर फॉर्म आई थी तब। तो इसका मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस 2E1 E2, माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 डिग्री इज -1, ठीक है? तो इसका मतलब E एक्सियल हमारे पास इस तरह से है, इसका मतलब। अच्छा अब मुझे यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन है, अब मैं E1 माइनस E2 करूं या E2 माइनस E1 करूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। हर चीज का लॉजिक है, देखो ऐसे ही क्रैम नहीं करना। अब देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, देखो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना कुछ, डिनोमिनेटर छोटा तो इसका मतलब न्यूमिनेटर बड़ा, न्यूमिनेटर नहीं मतलब कि ये दिस वैल्यू इज ग्रेटर, राइट? यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इज स्मॉलर, क्लियर?
क्लियर है ma'am. सबको? ठीक है, इसका ये चीज छोटी है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। सब्ट्रैक्ट होकर देखो स्क्वायर जरूर हो रहा है, पर सब्ट्रैक्ट होकर स्क्वायर हो रहा है तो मतलब कम हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो ऐड होकर स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, अब इस मेरे लिए यहाँ पे बड़ा कौन है, इसका E1, तो इसका मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ई एक्सियल आज के बाद मेरे लिए क्या आ गया, E1 माइनस E2। अब देखो सिर्फ देखो वेक्टर नहीं लगाया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, तो फटाफट से ई एक्सियल इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड लिखती हूँ 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/4πε0 भी बाहर, क्यू को भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब फिर से एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओहो, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इन सबके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, यस मैम। है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी बैठा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनता है पर पूरे का स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, क्यू 4πε0, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो इस पूरे को ओपन करोगे, दोनों को ओपन करोगे कंप्लीटली, आपके पास पूरा आंसर बनेगा, और ये कुछ ऐसे बनेगा कि, चलो मैं पूरा ही कर देती हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइन प्लस 2RL। ठीक है, और यहाँ पे ये बनेगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, और नहीं माइनस ऑफ एल स्क्वायर माइनस प्लस बन जाएगी 2RL। ठीक है, बाहर माइनस का साइन था इसलिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया 4RL। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। ओपन किया है, देखो सिर्फ ब्रैकेट्स एलसीएम लिया है। अगर किसी को ये चीज नहीं क्लियर हुई एक बार सॉल्व करके देख लेना, किसी को ये कैलकुलेशन नहीं क्लियर हुई, देखो ये 10th 12th क्लास की कैलकुलेशन है, एलसीएम ओलसीएम लेना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से करवा दिया। अगर किसी को फिर भी क्लियर नहीं होती है तो वो प्लीज दे मे कम एंड आस्क। तो यहाँ पे बनता है 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ध्यान से देखना, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू 4πε0 2R 2L, ऐसे लिखूंगी मैं इसको, 4 को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करो 2L इंटू क्यू क्या बनता है, एनीवन एनीवन जिसने आजकल, हाँ जी क्या बनता है, वेरी गुड, यहाँ पे जिसने भी बताया वेरी गुड, Q इंटू 2L मीन्स डाइपोल, इसका मतलब वो क्या बना है, P, डाइपोल बना है वो। ठीक है, क्या बना वो, P बना, मतलब वो डाइपोल बना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, Q एंड 2L को मिलाकर यहाँ पे बना दूंगी P इंटू 2R, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय दिस। अब कल को कोई आ जाता है और वो बोलता है कि आप इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखो, तो यस ई एक्सियल इज अ वेक्टर क्योंकि P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बन गया, बॉक्स कर देते हैं हम इसको, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। बट तब तक स्टोरी खत्म नहीं होती जब तक हम स्पेशल केसेस डिस्कस नहीं कर देते। उन्होंने क्या बोला कि अगर कल को R इज वेरी वेरी ग्रेटर, मतलब जो R है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर होता, किससे, इस डायपोल से। ठीक है, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब आर स्क्वायर जो होता वो अप्रोक्सीमेटली, जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होता वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता, आर स्क्वायर के बराबर। तो कहते कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका मतलब कि अब मेरे पास ई एक्सियल का फाइनल जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2P वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर लगा देते हो, R लगा देते हैं, यहाँ पे क्या बन गया,
आर स्क्वायर रह गया था और बाहर भी स्क्वायर है, तो ये आर की पावर 4, इसको कैंसिल कर दो क्यूब, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब दी लास्ट फाइनल फॉर्मूला विल बी E axial is equals to 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught 2 P vector by R cube. This will be the final formula. समझ आया सबको? तो अब जब कोई कंपैरिजन या कुछ भी आएगा तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्या हो गया एक्सियल, इसका मतलब। अच्छा, और देखो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है, क्वेश्चन की हेडिंग है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जरूर दिखनी चाहिए, तो आपका पर्पस ये रहेगा कि किसी तरह क्या बनाओ, डाइपोल जरूर बनाओ। Q इंटू 2L कहीं पे भी इकट्ठा दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये आपकी क्या है, डाइपोल। डाइपोल। एनीवन मैम जिसको एक कोई बार डाउट? फुल शीट दिखा दो मैम, फुल शीट। फुल शीट ये लो, कोई बात नहीं, मैं ये नोट्स तो आपको ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे, आ जाएंगे ये आपको उस चीज के बारे में। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो मैंने एलसीएम लिया था तो ये इसके पास चला जाएगा, ये वाली चीज इसके पास। तो मैंने ओपन किया, एक स्टेप मैंने बीच में खाया है, तो मैंने ओपन किया, स्क्वायर था, फिर मैंने ओपन किया, तो फिर क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। बाहर माइनस का साइन था तो इसका भी क्या बना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो बाहर माइनस का साइन था, जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस बन गया और फिर कैंसिल आउट हो गए और फिर ये बच गया मेरे पास। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर, ये स्टेप्स आपने मिस नहीं करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टीचर्स ने क्या किया हुआ है, या अगर आप कहीं बुक्स पे भी देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली ये किया हुआ है, ये उसके बाद ये स्टेप, ठीक है, इसको भी सॉल्व नहीं किया हुआ, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो आपने ये चीजें मिस नहीं करनी है, यही आपके पास एग्जाम में पॉइंट्स बनाने वाले हैं। तो क्लियर है ई एक्सियल सबको? यस मैम। अच्छा, तो अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल बहुत अच्छे से लर्न करके रखना, क्योंकि अभी हम इसके बाद एक और जो करेंगे एक ट्यूटोरियल का, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज होने वाले हैं, बट कुछ थिंग्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये आता होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट्स पता होंगे, तभी आप कर पाओगे। देखो कितनी बड़ी हेल्प हो गई। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ते, बिना पढ़े करते, तो आप लोग ये चीज कैसे बना पाते। और अगर मैं ये समझाती नहीं कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है, तो फिर आप लोगों को होता है कि हाँ चलो रट लो कि अगर कोई एक्स एक्सिस पे आ गया तो उसका नाम एक्सियल पॉइंट रख देते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। देखो अब क्या कई टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम ऐसे बना देंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से ऐसे बना देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो तो वो बाद में करवाते हैं, पहले पोटेंशियल करवाते हैं कई टीचर्स। ठीक है, तो जिसके कारण आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला है कि मैं बिल्कुल एबीसी से पढ़ाऊंगी, पर फायदा भैया प्रॉफिट तभी है अगर आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग मेरे साथ चलो। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, तो आज बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में? ठीक है, आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करो, डिस्कस करो चीजें कि हाँ ये क्या था, ये वाले लेक्चर में क्या था, ये वाली चीज क्या है, थोड़ा साथ के साथ देखना शुरू करो। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट देन। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? ओके, थैंक यू।